So 5.1 and most of the part of 5.2 also जो अपने 9th स्टैंडर्ड में कंप्लीट कर लिया है, बट क्योंकि 9th में किया था सर, अब तो 11th में है, तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प करूंगा आपका, आपसे ही निकलवाने में कि आपने कितना सीखा था। एंड देन इस 11th स्टैंडर्ड वाला चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के पास एक पीडीएफ होगा जो ये बोलता होगा सर पर्टिकुलर टॉपिक्स तो इस चैप्टर के निकल गए। सो आपको मैं वो बता देता हूं कि जो टॉपिक निकले हैं वो वैसे भी पहले एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते थे, बट उनको पढ़े बिना आप आगे एक भी चीज नहीं कर सकते। सो ये एक गलतफहमी है, तो करना हमें सब कुछ है, और हम कॉम्पिटिटिव के लिए भी पढ़ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पर सब कुछ आने वाला है। सो माइंड से निकाल दो कि मैं इतना नहीं भी करूंगी या करूंगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सो चैप्टर नंबर 5 का नाम है लॉज ऑफ मोशन। नाम से तो आप पहले से ही मतलब पता होगा आपको नाम, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में सेम नाम का ही चैप्टर था, लॉज ऑफ मोशन। बट अगेन नाम सेम होने से कंटेंट सेम नहीं होगा, उसमें डिफर करेगा। 9th स्टैंडर्ड में जो था वो सिर्फ हमारे 5.1 एंड 5.2 में कवर अप हो जाएगा, बट आगे के 3 सेशन थोड़े नए होंगे हमारे लिए। तो पहले हम रिवाइज करेंगे 9th स्टैंडर्ड का, जो कि बोर हो सकता है आपको बिकॉज 9th का है। जब चीजें हमें आती है तो बोर करती है और नहीं आती तो सर दर्द, बीच का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। सो अभी हाल ये वाला वो पार्ट होगा जो आप पढ़ चुके हैं। सभी अपने चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज खोलो। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पेज, आपको फिजिक्स की एक ब्रांच के बारे में आइडिया दिया गया था, मैकेनिक्स, और उस मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ऐसा कुछ दिख रहा है? ओके, सो भीष्म, भीष्म तू वीडियो ऑन रखता था, तूने ऑफ करना क्यों चालू कर दिया? भीष्म को आवाज आ रहा है मेरा? तो भीष्म को तो कनेक्टिविटी इशू दिख रहे हैं। उदय, यस सर। उदय, काइनेमेटिक्स हमने मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था काइनेमेटिक्स, एक था काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते थे? सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और वो तो उसका इंटीग्रल पार्ट हुआ, और थोड़ा सा हेल्प करेगा तो इजी रहेगा। सर मतलब लॉज ऑफ मोशन के जो 3 फॉर्मूला थे उनको डिराइव करने का सर। पढ़ के बता दे, पढ़ेगा तो आइडिया लग जाएगा। मैंने पता तो बता दिया, कहाँ से पढ़ना है तुझे? सर एक मिनट मैं बताता हूँ। मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में किस चीज की स्टडी हम करते थे उदय? डायनामिक्स की। अरे यार, इसमें इसकी कैसे स्टडी कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ इसमें किसकी स्टडी करते थे? सर पता नहीं चला थी सर। यार तू पेज नंबर
41 पे जाएगा तो ही पता लग जाएगा। चल मैं तुझे बताता हूँ। यश जोशी, सेम क्वेश्चन। Sir, kinematics is a branch of mechanics in which we deal with motion of any body without considering its causes. यस, हम काइनेमेटिक्स में एक बॉडी के मोशन की स्टडी करते थे, बट मोशन का कॉज क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज अगर मैं उस वक्त आपको कॉज भी पढ़ाता तो आपके लिए 11th डिफिकल्ट हो जाता। उस वक्त हमको सिर्फ इस चीज से लेना देना था कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये सब चीजों के बारे में ही हम बात करते थे। और उस स्टडी को हमने बोला काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर 2 चैप्टर कवर हुए, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। बट अब क्योंकि हमने मोशन को 2 चैप्टर में पढ़ लिया है तो हम पहले से अच्छी सिचुएशन में आ गए हैं। सो अब हमें मोशन के साथ साथ उसके कॉज को भी पढ़ना है, और उसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोला जाता है काइनेटिक्स या डायनेमिक्स। क्लियर है? सर यस हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस आ रही है सर पहले नहीं आ रही थी। हाँ, बीच में तेरा आवाज पहले नहीं आया था, इस वजह से मुझे लगा कि तू कहाँ चला गया। अब आ रहा है, कोई बात नहीं भाई। सो चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 एंड सो ऑन, 6 भी आएगा, बट अभी हाल चैप्टर नंबर 5 हम जो पढ़ने वाले वो इस ब्रांच के अंडर आता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को तो पढ़ने ही वाले हैं, अलॉन्ग विद मोशन हम उसके कॉज को भी जानेंगे। आपको ये तो आइडिया है ही कि अगर आप अच्छे से फ्री होके चल पा रहे हो तो आपके चलने के पीछे का मेन कॉज क्या है? फ्रिक्शन। 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत बताया गया था, तो वही इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक होने वाला है, जो 5.4 से स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन। अभी हाल नहीं, अभी तो हम 9th का पहले रिवाइज करेंगे, देन फ्रिक्शन स्टार्ट होगा। तो वो आखिर के 2 सेशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेशन, इस चैप्टर के। तो जब मैं आपको कुछ बोलूं तो वो सब लिख के रख लिया करो, चैप्टर के स्टार्टिंग में कौन से इंपॉर्टेंट सेशन है कौन से नहीं है, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब जब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की, तो ये लॉज के आगे न्यूटन भाई साहब का बहुत बहुत बड़ा हाथ था। तो उनके 3 लॉज पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। मोस्टली थर्ड लॉ सबको अच्छे से पता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने तुझे लाफा मारा, तूने मुझे मारा, इक्वल हो गया, मतलब ठीक है, ये आपको बताया जाता था। बट फर्स्ट एंड सेकंड लॉ भी आपको याद होने चाहिए। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा, बट जस्ट एक रिवीजन की जरूरत है, इसलिए वो पढ़ना पड़ता है। बट फर्स्ट लॉ को समझने से पहले आपको एक टर्म क्लियर होना जरूरी है, विच इज इनर्शिया। इनर्शिया जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको फर्स्ट लॉ क्लियर नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं हम, इनर्शिया क्या होता है उससे। कोई मुझे हेल्प करेगा इनर्शिया में? यस मृणाल। The tendency of an object to resist any change in its state of rest or uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट परफेक्ट। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट कौन कौन सी हो सकती है। नेचुरल स्टेट, सो एक ऑब्जेक्ट की 2 नेचुरल स्टेट हो सकती है। एक, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ये उसकी एक नेचुरल स्टेट है जिसमें वो रहना पसंद करता है। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। पहली चीज जो आपको क्लियर होनी जरूरी है कि अगर मैं आपसे बोलूं एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट के बारे में, नेचुरल स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो रहना पसंद करता है,
या तो वो होगी रेस्ट या होगी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इनर्शिया क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी को बोला जाता है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज in its state of rest or in uniform motion. So it is the, what is inertia? It is the natural tendency of an object to resist any change in its state of rest or in uniform motion. अब विजुअलाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है। मतलब डेफिनेशन तो क्लियर है कि सर ठीक है, इनर्शिया क्या है? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी, एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज। पर मुझे कोई कंसेप्चुअली इसको समझाने में हेल्प करेगा कि क्या है ये इनर्शिया? सिर्फ यस अनुराग? सर हम जैसे एग्जांपल ले किसी बड़े सोफे की और एक छोटे स्केल की, तो सर हमको स्केल उठाने में तकलीफ नहीं होती क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत कम होता है। मीन वो जो अगर उसका मास, जैसे इसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम ही होगा, तो उसका रेजिस्टेंस ऑफ मोशन लेस होगा। लेकिन अगर हम कोई बड़ा सोफा देंगे तो उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस फॉर मोशन ज्यादा होगा और उसको ज्यादा फोर्स लगेगा उसको मोशन में लाने के लिए। परफेक्ट परफेक्ट। चलो इसको हमें अभी फोर्स की बात नहीं करते। जब हम इनर्शिया पढ़ते तब हम फोर्स वर्ड कम यूज करना पसंद करते हैं। बट अनुराग जो तूने बोला वो बहुत हद तक सही है। सपोज करो एक पेबल है, छोटा सा पत्थर, एक उससे बड़ा स्टोन है, वो रोड वो वाला ले लेते हैं अपने, वो हेक्सागोन वाले रोड बनाने में आते हैं ना, सब जगह फिट करते जाते हैं। एक और एक बहुत बड़ा स्टोन है, स्टोन ना बोल के मैं रॉक बोल देता हूं। अब अगर आप तीनों के ऊपर फोर्स लगाते हो, लेट से आप इस फोर्स लगा रहे हो। अब अनुराग ने बोला तो मैं फोर्स से स्टार्ट करता हूं कि वो भी कनेक्ट कर पाए। जब आप तीनों की अभी हाल इनकी नेचुरल स्टेट क्या है? एट रेस्ट। ये तीनों ही रेस्ट पे रहना पसंद करेंगे। अब यार ये भी मूव नहीं करना चाहता, ये भी मूव नहीं करना चाहता, ये भी मूव नहीं करना चाहता। बट अगर आप मूव करवाना चाहो तो आपका कुछ एक्शन होगा, वो एक्शन आप इन तीनों पर लगाने वाले हो। अब बात यह है कि जब तीनों पर सेम एक्शन आपने अप्लाई किया तो ये तो इजीली मूव कर गया, मतलब इसने आपको ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड नहीं किया, बट इसको मूव कराने में आपको थोड़ी मेहनत लगी। ये इतनी इजीली मूव नहीं किया और ये तो मूव ही नहीं किया। समझ रहे हो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि आपको मैंने 3 डिफरेंट केसेस दिए, तीनों को आप मूव कराना चाहते हो। मूव कराने के लिए जब आप एक एक्शन लगाते हो अपनी साइड से, तो ये सबसे कम अपोजिशन देता है आपको और ये सबसे ज्यादा अपोजिशन देता है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेसिकली, इनर्शिया एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो आपके लगाए हुए एक्शन का अपोज करती है। मतलब अगर ये तीनों रेस्ट पे रहना चाहते तो नेचुरली वो रेस्ट पे ही रहना चाहते, खुद से कोई मूव नहीं करेगा। बट जब आप मूव करवाना चाहोगे तो सबसे ज्यादा अपोजिशन ये प्रोवाइड करेगा और उससे कम ये और सबसे कम ये। तो जो अपोजिशन एक ऑब्जेक्ट आपके एक्शन को देता है, उसी अपोजिशन को हम उस बॉडी का इनर्शिया बोलते हैं। सबसे ज्यादा इनर्शिया इस केस में आपको फील हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा अपोजिशन इस रॉक ने प्रोवाइड किया, बट सबसे कम अपोजिशन इस पेबल ने प्रोवाइड किया, तो इसका इनर्शिया भी कम हुआ। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलता कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो मैं जनरली एग्जांपल साइकिल वाला दे देता हूं कि एक वो बच्चे की 3 पहिए वाली साइकिल है, वो आपके सामने आ रही है।
एक बड़ी साइकिल है बड़े बच्चे की, वो आपके सामने आ रही है। फर्स्ट है छोटी साइकिल, सेकंड है बड़ी साइकिल, और एक है जेसीबी। ये जेसीबी बीच में आपने सुना ही होगा, बड़े मीम्स में आते थे। जेसीबी जिसको नहीं पता, बुलडोजर तो पता ही होगा, वो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये तीनों आपकी तरफ मूव कर रहे हैं और तीनों को आपको रोकना है। यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब तीनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जब आप इनको रोकने का ट्राई करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये रुकना चाहेंगे? तो आंसर है नो। बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो जिंदगी भर यूनिफॉर्म मोशन में ही चलना चाहेगा। बट अगर आप इनको रोकने का ट्राई करते तो हो सकता है ये वाला फर्स्ट जो छोटे बच्चे की साइकिल थी उसको तो आप रोक पाते हैं, उसमें आपको कम अपोजिशन फील होता। बट जैसे ही आप बड़ी साइकिल को रोकने जाते तो आप सामने से थोड़ा ज्यादा अपोजिशन फील करते, इतना इजीली नहीं रोक पाते। और इसके सामने तो जाते ही तो बेवकूफ मतलब कहलाओगे, कोई सेंस नहीं है इसको रोकने का, नहीं रोक पाओगे। मतलब इसमें से तो बहुत ज्यादा आपको अपोजिशन फील होने वाला है एक बुलडोजर के सामने। तो यहां पर जिसने सबसे ज्यादा अपोजिशन दिया, दैट मीन्स उसका इनर्शिया सबसे ज्यादा था। सबसे कम अपोजिशन इसने दिया तो सबसे कम इनर्शिया इसका था। अब यहां पे इस केस में इसका सबसे ज्यादा इनर्शिया था और इस वाले केस में सबसे ज्यादा इनर्शिया सबसे बड़े रॉक का था। तो इन तीनों में और इन तीनों में क्या चीज डिफर कर रही है जो ये मेक श्योर करती है कि इसका इनर्शिया ज्यादा होगा और इसका कम, या इसका ज्यादा होगा इसका कम? क्या डिफर कर, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। वैसे तो अनुराग ने बोल भी दिया था। यस, परफेक्ट, मास। वेरी गुड। तो हमें पता लगा कि इनर्शिया को मेजर करने का तरीका क्या है? मास। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, वो उतना ही अपोज करेगा। ये होता है बेसिकली इनर्शिया। तो डेफिनेशन वाइज तो वो ठीक है, बट अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है तो ये उसका आंसर था। So what is inertia? It is the natural tendency of an object. Object की natural tendency है to resist any change in its state of rest or in state of uniform motion. अगर ये रेस्ट पे है तो ये निठल्ला है, इसे रेस्ट पे ही रहना, ये मूव ही नहीं करना चाहता। और अगर आप करवाना चाहोगे तो आपके लगाए हुए एक्शन का ये अपोज करेगा। ये अपोजिशन सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसमें सबसे ज्यादा मास होगा। ठीक है, इनर्शिया क्लियर सबको? It is the natural tendency of an object to resist any change in its state of rest or uniform motion. All right. Types of inertia होते हैं: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. आप पढ़िए और मुझे एक एक करके बताइए ये क्या होता है। ये तीनों ही इनर्शिया आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, तो कुछ नया नहीं है, एग्जाम्पल के साथ पढ़े थे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, मिहिर से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। वेट करना ना 2 मिनट।
यस मिहिर। मिहिर को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। मिहिर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कोई एग्जांपल देगा मुझे? यस सर। कोई भी मतलब सर एक कारपेट कोई- वाला एग्जांपल होता था, कोई बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए जाते थे। यस सर। सर जो मतलब नोट्स में वो भी दे सकता हूँ सर मैं हाँ हाँ, एग्जांपल। कोई भी दे सकता है, तुझे तो समझ में आना चाहिए, वो मुझे देखना है, बाकी तो दे सकता है। यस मतलब कोई भी मतलब ट्री है उसको हम मतलब हिलाएंगे तो उसमें जो लीव्स और फ्रूट्स है वो अलग हो जाएंगे, मतलब वो जो रेस्ट में था वो चेंज मतलब मोशन में आ जाएगा मतलब सर। ठीक है, शनोफी कुछ देना चाहती है एग्जांपल? और सर हम ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड के भी ऊपर वो कॉइन रखते हैं ना सर, फिर वो Yes. कॉइन को हटाते हैं तो कॉइन नीचे चला जाता है। वो वाला। वेरी गुड। हाँ सही बात है, वो भी एग्जांपल है एक। यश, यश आवाज नहीं आ रहा तेरा। मृणाल, सर एकदम से वो कार स्टार्ट करते हैं ना तो जो पैसेंजर और ड्राइवर होता है वो पीछे की साइड पे। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये एक एग्जांपल से समझो, बाकी सब में वही लॉजिक लगता है। सपोज करो आप एक बस में बैठे हो, इनिशियली आप और बस दोनों ही रेस्ट पर है, कोई मूव नहीं कर रहा है, मतलब आप भी रेस्ट पे, आपकी बॉडी भी, मतलब आपकी बॉडी भी रेस्ट पर, बस भी रेस्ट पे। पर जैसे ही आपने बस का एक्सेलरेटर पे पावर रखा और एक्सेलरेट किया, तो एकदम से बस आगे की तरफ मूव करने लगी। अब क्योंकि बस के कांटेक्ट में आपकी खुद की लोअर बॉडी है, तो क्योंकि बस को एक फोर्स लगा आगे की तरफ और वो आगे की तरफ जाने लगी, और बस के कांटेक्ट में आपकी लोअर बॉडी थी तो वो भी आगे जाने लग गई, बट आपकी अपर बॉडी ने मना कर दिया, क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पे थी और वो रेस्ट पे ही रहना चाहती थी। पर जैसे ही उसके इस मोशन का अपोज किया, उसको मूव कराने का ट्राई किया, तो उसने हाईली अपोज किया, और अपोजिशन कैसे दिखाया? पीछे जाकर। क्योंकि आप जब आपकी बॉडी आगे जाती है तो लोअर बॉडी, तो अपर बॉडी पीछे क्यों जाती है? क्योंकि वो तो रेस्ट पे रहना चाहती थी, उसको तो आगे आना ही नहीं था, पर लोअर बॉडी जबरदस्ती बस के साथ आगे गई। इस वजह से आप एक पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। समझ में आया ये? अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा कि ये जो फोर्स आप एक्सपीरियंस करते हो, इस फोर्स का नाम क्या होता है? किसी किसी को ही पता होगा। ये जो फोर्स आपने पीछे की तरफ एक्सपीरियंस किया, इसका एक खास नाम होता है। किसी ने तो पढ़ा होगा। हर्ष, नो हर्ष, फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन तो दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होने की वजह से आता है। अभी यार कांटेक्ट तो है ही नहीं, आपकी अपर बॉडी तो पार्श्व मोमेंटम, मोमेंटम एक फोर्स नहीं है। पुश एंड पुल प्रांजलि फोर्स के टाइप होते हैं, इनर्शिया और नहीं। नो यश, नो कशिश। अरे मुझे लगा किसी को तो पता होगा, सबने ट्राई किया पर ये वो भी नहीं है। नो प्रीत, ठीक है, इसको मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा। चर्क, नहीं 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 यार, एक्सेलरेशन फोर्स थोड़ी आदित्य है यार, एक्सेलरेशन अलग है, फोर्स अलग है। ठीक है चलो, मैं ये शनोफी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड शनोफी। मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। सर्च मारना कि इस फोर्स को क्या बोलते हैं,
थोड़ा हिंट दे देता हूं, जब आप पीछे की तरफ गए तो क्या आपको आगे वाले ने धक्का मारा? नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उस वक्त। तो आपको किसी ने धक्का नहीं मारा है, आप बस अपने आप ही पीछे गए हो, मतलब किसी ने फिजिकली आपको कांटेक्ट करके आपको पीछे की तरफ नहीं भेजा है, आप खुद से पीछे की तरफ गए हो। इतना हिंट दे रहा हूं, मे बी आपको पता लग जाएगा बाद में। नो 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 नो, सिर्फ शनोफी का आंसर सही है, बाकी सबके आंसर अलग है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या मुझे पर्सनली भेज देना व्हाट्सएप पे ढूंढ कर। अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मुझे लगा कि ज्यादा आंसर आते तो मैं बता देता, बट थोड़ा सर्च तो मारो, मेहनत करो। ऑलराइट, इसका एक और एग्जांपल होता है, जैसे कि मीर ने हमको समझाया कि जैसे पेड़ है, पेड़ की ब्रांच डाली है, उस पर लीव्स लगी हुई है, फ्रूट्स लगे हुए। इनिशियली डाली, दैट इज योर ब्रांच, एंड फ्रूट, लीव्स, वो सब रेस्ट पे है। बट आप किसी भी ब्रांच को पकड़ के अगर झटके से हिला दो, तो आपने क्या किया? इनिशियली जो सब रेस्ट पे रहना चाहते थे, ब्रांच पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसको मूव करने पर मजबूर कर दिया। बट लीव और फ्रूट, उसको मूव नहीं करना था, उसने मूव करने का अपोज किया, वो जहां पे था वहीं रहना चाहता था। तो क्या हुआ? फ्रूट ने डिसाइड कर लिया मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, और आपने अपनी जो ब्रांच थी उसको उससे दूर हिला दिया। क्या होगा? टूट जाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे रहना चाहता था और आपने ब्रांच को हिला दिया। इस वजह से जब आप ब्रांच को हिलाते हो तो लीव्स गिरने लगती है। बस मुझे अभी आंसर भेजना बंद कर दो, मैं अभी हाल नहीं देखूंगा, दो काम एक साथ तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पार्श्व का आंसर सही है, पार्श्व, गुड। ऑलराइट, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर है। इनर्शिया ऑफ मोशन भी ऐसा ही होता है। अगर एक चलती बस के सामने कोई आ जाए और एकदम से ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ जाते हो, क्यों? क्योंकि जब बस चल रही है तो आपकी बॉडी पूरी मोशन में आ चुकी है, बस भी मोशन में है। मतलब एक वक्त पे जैसे ही ब्रेक लगा, सडनली बस रुकी तो आपकी लोअर बॉडी भी रुक गई। लोअर बॉडी तो रुक गई क्योंकि उस पर फोर्स लगा, पर अपर बॉडी को तो पे थोड़ी ना डायरेक्टली फोर्स लगा है, वो तो मोशन में थी और अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती थी। इस वजह से वो आगे चले जाती है और आपकी लोअर बॉडी पीछे ही रह जाती है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली आपको डायरेक्शन वाला भी पार्ट दिया है, नीचे पढ़ लेना। आई होप इनर्शिया क्लियर है सबको। इनर्शिया क्या है? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहना चाहता है। अगर आप उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करोगे, कौन सी स्टेट को, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टर्ब करोगे, तो आपका वो इस चीज का अपोज करेगा। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा अपोजिशन। तो मेजरमेंट क्या हो गया इनर्शिया का? मास। यहां तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। और नहीं हो तो पूछना चाहिए, दो ही चीज है, अदरवाइज क्लास में आने का कोई सेंस नहीं है। ये सब 9th स्टैंडर्ड वाला ही है, वही मैंने बताया है आपको, ज्यादा कुछ और भी एडिशनल चीजें आपको पता होगी डेफिनेटली। कुशल, सर अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा तो भी वो अपोज तो करेगा ना? अपोज तो डेफिनेटली करेगा, बट हमने क्या बोला है? ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं फर्स्ट लॉ पढ़ाता तो मैं आता, ऑब्जेक्ट की रेस्ट एक नेचुरल स्टेट है। यूनिफॉर्म मोशन के अलावा जितने भी मोशन है वो नेचुरल नहीं होते, वो करवाने पड़ते हैं। बट यूनिफॉर्म ये वाला जो पार्ट है वो अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, वो अर्थ के बाहर ही पॉसिबल है। मैं समझाता हूँ अभी, जब न्यूटन फर्स्ट लॉ में समझाऊंगा तो तुझे तेरा आंसर उसमें मिल जाएगा। थैंक यू सर। मीर, सर मतलब कि सर मतलब ये एक्शन और रिएक्शन जैसा नहीं हो, अपोज करेगा खुद को, मतलब
मीर तेरा आवाज कट कट के आ रहा है, पर मुझे एक्शन रिएक्शन जैसे 2 वर्ड सुनाई दिए, ऐसे ही बोल रहा है कुछ? मीर तेरा आवाज क्लियर नहीं है, मुझे चैट बॉक्स में लिख देना। शनोफी, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ जैसे स्टेट में वैसे स्टेट में रहता है तो उसे इनर्शिया कहते हैं, पर उसका मतलब नो नहीं ना कि नो वो नो नो, इनर्शिया नहीं कहते, गलत समझा है। उसकी स्टेट के अगर आप उसकी नेचुरल स्टेट को आप अपोज करोगे तो जो सॉरी एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी नेचुरल स्टेट में है और आप उसकी स्टेट को चेंज करवाना चाहो तो उस चेंज का अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। आई अगेन रिपीट, एक ऑब्जेक्ट की 2 नेचुरल स्टेट होती है, एक होती है रेस्ट, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप उस ऑब्जेक्ट की इस नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब करोगे तो वो अपोज करेगा। जो प्रॉपर्टी उसकी अपोज कर रही होगी उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोला गया है। स्टेट को इनर्शिया नहीं बोला गया है, प्रॉपर्टी को जो अपोज कर रही है। क्लियर है? हाँ सर, पर वो प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहेंगे, पर उसका मतलब नहीं ना कि वो इनर्शिया की वजह से हो रहा है। इनर्शिया की वजह से नहीं, हमने क्या बात की, तू गलत तरीके से समझी। मैं बोल रहा हूं अगर मैं एक पत्थर को खिसका रहा हूं, वो खिसक ही नहीं रहा है, वो मूव नहीं हो रहा है, मतलब वो मेरे इस एक्शन का अपोज कर रहा होगा। ये मान ले मेरा स्टोन है, मैं मूव कर रहा हूं, मूव, अब वो मूव होना ही नहीं चाहता है, तो मतलब उसने मेरे इस लगाए हुए एक्शन का अपोज किया। तो हमने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी मेरे लगाए हुए एक्शन का अपोज करेगी उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इनर्शिया। अब हमने देखा कि फिजिक्स में तो फिजिकल क्वांटिटीज होती है और फिजिकल क्वांटिटी उन्हें बोला जाता है जिन्हें मेजर कर सके। तो ये इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होगा? तो हमने देखा कि साला जब सेम फोर्स में लेट से चार्जर पे लगाता, सपोज सेम फोर्स यहां पर इस पे लगा रहा था, सेम फोर्स मैंने इस पे लगाया, चले इसने मेरे फोर्स का ज्यादा अपोज किया, मतलब इसके अंदर इनर्शिया ज्यादा था। फिर मैंने देखा इससे इसमें क्या अलग है, पता लगा मास, ये हैवी था, ये लाइट था। तो मतलब जिसका मास ज्यादा उसमें ये अपोज करने वाली प्रॉपर्टी भी ज्यादा, और उसी अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हमने इनर्शिया बोला है। क्लियर है शनोपी? यस सर। ओके ओके गुड। हाँ राज, चार्जर देख के OnePlus। ठीक है। सो अब आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कभी कभी फर्स्ट लॉ नहीं बोला जाता है, क्या बोल दिया जाता है? ब्रैकेट में लिखा है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में बताया ये गया है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless an external unbalanced force acts upon it। मतलब एक बॉडी रेस्ट में है तो वो जिंदगी भर रेस्ट में ही रहना चाहती है, और एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो जिंदगी भर यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी until and unless आप उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ। अब किसी स्टूडेंट को ये अनबैलेंस वर्ड सूट नहीं हो रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स तो ठीक है, ये सर अनबैलेंस क्या बोल रहे हो? तो पॉइंट क्या है, अगर मैं इस पेन को इस तरफ फोर्स लगाता तो एक फोर्स हुआ मेरा इस तरफ, बट अगर उतना ही फोर्स इस तरफ लगा दूं तो फोर्स तो लग रहा है पर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। ऐसे फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब या तो इस तरफ का फोर्स ज्यादा हो या इस तरफ का, बैलेंस नहीं करने चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। तो आई अगेन रिपीट, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ सॉरी फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, a body in motion will remain in uniform motion will remain in uniform motion until and unless an external unbalanced force acts upon it। जब तक आप धक्का नहीं मारोगे तब तक कोई रेस्ट वाली चीज मूव नहीं करेगी, और जब तक आप फोर्स लगा के रोकोगे नहीं तब तक उसका यूनिफॉर्म मोशन चलता रहेगा। बट एक प्रॉब्लम है, ये जब यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉपर्टी थी क्या चीज?
वेलोसिटी कांस्टेंट होना। अब देखिए, अगर मैं इस पेन को रोल करवाता, यहां से मैंने रोल कराया, यहां से यहां तक गया फिर रुक गया, यहां से यहां तक गया फिर रुक गया, मतलब अगर ये रुक रहा है तो कोई तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा इस पे, तभी रुक रहा है ये। कोई बता सकता है इस केस में वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? चैट बॉक्स। परफेक्ट, वेरी गुड वेदांत, मृणाल, फ्रिक्शन। अब सुनकर फ्रिक्शन बड़ा ऑब्वियस सा लगता है, पर आप ये समझिए हमारे अर्थ पर ऐसी फ्रिक्शनल फोर्सेस सब जगह है। अगर कोई चीज एयर में मूव कर रही है, ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं, एयर में है, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस लगता है। अगर कोई चीज वाटर में मूव कर रही है तो उसमें वाटर में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, आप चैप्टर 10 में आगे सीखेंगे। और अगर कोई चीज ग्राउंड पे मूव कर रही है तो लगता है फ्रिक्शन। मतलब एक अर्थ पर यूनिफॉर्म मोशन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बट अगर मैं आपसे बोलता मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्पेस में ले जाके छोड़ दिया और ऐसे टल्ला मार दिया, अब ये जिंदगी भर नहीं रुकेगा, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो ये जो दूसरी बात होती है ना न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में, कि एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो चलता ही रहेगा, ये अर्थ के लिए नहीं है, ये स्पेस के लिए, क्योंकि वहीं पे चल सकता है। यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मैं जैसे ही मूव करवाना चाहूंगा नीचे से फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जरूरी नहीं आपको दिखे, आपके हाथ का हो। फ्रिक्शन इज वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है। अब एयर में वो एयर रेजिस्टेंस का नाम ले लेता है, वाटर में वो विस्कस फोर्स का नाम ले लेता है, और अर्थ पर वो सॉलिड फ्रिक्शन का नाम ले लेता है। मतलब सब जगह है। लॉ सही है। लॉ कहता है एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है स्ट्रेट लाइन तो चलता ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। क्लियर है फर्स्ट लॉ? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने साइंस नहीं लिया है, मेरे साथ होता था। बट जब सब मिलते थे, कुछ भी होता था, तो वो यूं ही चेक करने, तो साइंस स्टूडेंट है ना, बता न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, बता सेकंड लॉ क्या होता है। अब वहां आप अगर नहीं बता पाए या स्ट्रेट नहीं कर पाए तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो भी 9th में ये तो पढ़ के आए, और इतने मीम्स में इतनी जगह ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ लग जाता है कि एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपको आना चाहिए, तो स्टेटमेंट के साथ आना चाहिए। तो आपको 1-2 बार इसको 4 बार 10 बार रीड करो, पर स्टेटमेंट याद होना चाहिए। बेसिक स्टेटमेंट है। काम की बात पे ध्यान नहीं दे रहा है यश, मीम पे ध्यान दे रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेज। अब मुझे आप में से ही कोई बताएगा लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम भी आप पढ़ के आए हैं, क्योंकि अब मुझे सेकंड लॉ आपको समझाना है। सेकंड लॉ तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको मोमेंटम नहीं पता हो, कैसे निकाला जाता है, मोमेंटम क्या होता है। तो फर्स्ट पहले मोमेंटम पता होना चाहिए, देन हम सेकंड लॉ पढ़ सकते हैं न्यूटन का। मुझे मेरी जिस पर मेरा वीडियो ऑन है उस पे प्लीज मैसेज मत करो, बिकॉज मैं जैसे ही उसको रीड करूंगा मेरी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा स्क्रीन का, वो फिर टिल्ट हो जाएगी। तो जिस पे मेरा वीडियो ऑफ आ रहा है उसी पर करो मुझे मैसेज, मैं वही रीड कर पा रहा हूं। प्रांजलि, यस सर। हेलो प्रांजलि, कैसे हो? अच्छी। ये कितना ऑब्वियस क्वेश्चन बन गया ना अभी आज। वही पूछे कैसे हो सर? अच्छा, बुरे हो भले ही, अच्छी एग्जाम आ रही है, टेस्ट आ रहे हैं, पर बुरा बोल नहीं सकते। मतलब एक्सपेक्टेड आंसर ही नहीं होता है। कभी किसी को दे देना सर बिल्कुल अच्छी नहीं, तो अरे ऐसा लगेगा कुछ नया आया है। अच्छा तो सबको बोलना पड़ रहा है, मेरे साथ मत करना है। ऑलराइट, सो प्रांजलि, मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट होता है? लीनियर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पी। यस, पी। याद रखिएगा अब से कि ये लीनियर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है, सॉरी, पी, और इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हमने मोमेंटम बोला।
जनरली इसको क्या बोलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body is called its momentum. मोमेंटम हमेशा उसी बॉडी के पास होगा जो बॉडी मोशन में होगी, कभी भी उस बॉडी के पास नहीं होगा जो रेस्ट पे है। ऑब्वियस सी बात है, रेस्ट पे होगी तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, तो मोमेंटम नहीं होगा। आपने कभी कभी स्पोर्ट्स में या कहीं सुना भी होगा कि अगर कोई टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर टीम को बीट करते हुए आगे जा रही है, तो जनरली कमेंटेटर या कोई बोल देता है, कमेंटेटर, कि ये पर्टिकुलर टीम मोमेंटम, इसका मोमेंटम बहुत अच्छा है, अच्छे मोमेंटम में चल रही है। बेसिकली ज्यादा मोमेंटम का मतलब क्या है, डिफिकल्ट टू स्टॉप। किसी का मोमेंटम अच्छा है मतलब उसको रोकना टफ है, तो इस तरीके से बोल दिया जाता है बहुत बार। ऑब्वियसली बात है, मोमेंटम ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, और वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसको रोकना टफ हो गया। अब ये टीम वो अलग सेंस में बात कर रहे हैं, वहां कोई टीम दौड़ नहीं रही है कि जितनी ज्यादा तेज दौड़ेगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ज्यादा मोमेंटम, वहां उसका सेंस अलग था, उसके परफॉर्मेंस को उसने मोमेंटम से जोड़ा था। मृणाल, लीनियर मोमेंटम और नॉर्मल मोमेंटम एक ही होता है। एक्चुअली लीनियर वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ ये वाला मोमेंटम ही आता था, इसलिए उसको मोमेंटम बोले या लीनियर मोमेंटम बोले बात एक होती थी। बट 7th चैप्टर में जाके एक और आने वाला है, एंगुलर मोमेंटम, तो फिर आपको एंगुलर और लीनियर वर्ड यूज करना जरूरी है, मोमेंटम इनकम्प्लीट हो जाता है। इसलिए आदत डालो लीनियर वर्ड के साथ बोलने की। लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली इजी फॉर्मूला है बहुत, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, मोमेंटम मिल जाएगा आपको। अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर हुआ तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, प्रिंसी, प्रिंसी बरोट, अनम्यूट करेंगे आप? हाय प्रिंसी। प्रिंसी की आवाज नहीं आ रही है। चलो प्रिंसी, आप कनेक्ट होने का ट्राई करना बाद में। संजना, संजना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? डायरेक्शन, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? आई डोंट नो सर। नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। भव्य, यस सर। भव्य, इस फॉर्मूले को देख के तुम मुझे बता सकते हैं मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब जिस साइड वेलोसिटी होगी। सिंपल सी चीज है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। वेरी गुड भव्य। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, तो बोल देना जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन हमारे मोमेंटम का भी होगा। अब दृष्टि, मैंने सही बोला? दृष्टि बोलूं और दृष्टि? दृष्टि। तो यार स्पेलिंग कोई अलग लिखता है, कोई अलग लिखता है। यस सर। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते, लिख दिया बचपन में। व्हाट इज द एसआई यूनिट दृष्टि मोमेंटम का? अरे म्यूट नहीं करने का, नहीं तो फिर मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। kg मीटर पर सेकेंड। परफेक्ट, केजी मीटर्स पर सेकेंड। एंड सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट, ओ, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है सर। केजी ऐसा ही पढ़ लिया था, सीजीएस कैसे पूछ लिया? वेरी गुड मोक्ष। यश बोल, दृष्टि बोल। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड।
हाँ, इतना क्या सोच रही थी? केजी की जगह किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड रहता है, तो ग्राम सेंटीमीटर्स पर सेकंड ऐसे में पूछ सकता है। सीजीएस है क्या उसमें? ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। डायमेंशनल फॉर्मूला आई होप आप निकाल ही लोगे, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ ग्राफ दिए है, ग्राफ में बता देता हूं आपको। अगर मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा। आपको ये तो पता ही है कि कोई चीज कांस्टेंट होती तो उसको प्रोपोर्शनलिटी में भेजा जाता है। तो अगर मास कांस्टेंट तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब आपको पता है जब ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो ग्राफ कैसा गया था? स्ट्रेट लाइन। डेफिनेटली अभी भी अगर मैं मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। पर ये किस केस में स्ट्रेट बनेगा? व्हेन मास कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बताओ मास के साथ मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप हुआ? तो अब उल्टा हो जाएगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो अगर मैं यही ग्राफ मास के साथ बनाता तो भी ग्राफ कैसा बनता? स्ट्रेट लाइन। शेप कैसा आता? स्ट्रेट लाइन। उस वक्त आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती। क्लियर है? और एक चीज, अगर P इज इक्वल टू mv में मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा? देखिए, अगर मैं इसको P बाय V इज इक्वल टू m लिख सकता हूं, वेलोसिटी को मैंने इधर भेज दिया है। अब अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी में कैसा रिलेशनशिप आया? इनवर्स। इनवर्स के ग्राफ हमेशा ऐसे बनते हैं, याद रखना। तो अगर मैं m वर्सेस v का ग्राफ बनाता तो ये ग्राफ ऐसा होता है। इस ग्राफ के शेप को मैथ्स में बोला जाता है हाइपरबोला। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई चीज इनवर्सली रिलेट कर रही है, याद रखना क्योंकि 12th तक बहुत सारी क्वांटिटी आने वाली है, तो इनवर्स के ग्राफ हमेशा हाइपरबोला शेप में बनते हैं। तो ये दूसरा शेप है जो आप स्टडी कर रहे हो 11th में आने के बाद। एक था पैराबोला जो आपको प्रोजेक्टाइल की याद दिलाता है, और ये हाइपरबोला जो इनवर्स रिलेशन की याद दिलाता है। एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होना चाहिए। देख सकते हो आप, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास कम हो रहा है, और मास कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वही रिलेशनशिप है। मैथ्स वाले स्टूडेंट इसका पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, और बायो वालों को इतना याद होना चाहिए बस, इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्लियर है? बोलिए मिहिर, अगर आवाज आ जाए तेरी तो। सर वो कनेक्शन प्रॉब्लम था वो न्यूटन फर्स्ट लॉ में सर, उसमें वो फ्रिक्शन वाला वर्ड पता नहीं चला, वो ऐड क्यों हुआ? ऐड नहीं किया मैंने, स्टेटमेंट में ऐड नहीं किया है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने, भाई साहब ने क्या कहा कि एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन तो वो चलती ही रहेगी until and unless an external unbalanced force acts upon it। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक रुकी हुई चीज चलेगी नहीं, और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वाली चीज रुकेगी नहीं। बट मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन अर्थ पर खुद से एक बॉडी करती रहे जिंदगी भर, वो पॉसिबल नहीं है। मैं एक्सटर्नल इंजन लगा देता हूं, और इंजन लगा के मेरे कार को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फिक्स कर देता हूं, तो कार यूनिफॉर्म मोशन करेगी क्योंकि इंजन उसको करने के लिए मजबूर कर रहा है। बट अगर मैं कार को धक्का मारूं बिना इंजन के, और एक बार मैंने उसको 20 की स्पीड दे दी, उसके बाद छोड़ दूं, तो वो कार जिंदगी भर 20 की स्पीड पे नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली रोड उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है और उसको रोकने का ट्राई करेगा। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी दूर तक वो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलती रहेगी, एक जगह पे जाके रुकेगी तो सही। इसलिए किसी बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन खुद से करना अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो,
रेजिस्टिव फोर्सेस होगी ही होगी। अब अगर आप रोड पर हो तो सॉलिड फ्रिक्शन, एयर में हो तो एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, और वाटर में हो तो वाटर में लगने वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कस फोर्स। आप 10th चैप्टर में जाके पढ़ोगे। तो ये मैं समझा रहा था। क्लियर है मीर? यस सर। ऑलराइट गुड। यश, मास वेरिएबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अलग अलग बॉडी की बात हो रही है कि अगर मैं दो बॉडी लू, एक का मास कम एक का मास ज्यादा, तो जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी कम होगा, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर दोनों की सेम वेलोसिटी और कांस्टेंट है। तो ये एक बॉडी, और आज तक आप लोग ये पढ़ तो रहे हो कि बॉडी का मास चेंज नहीं हो सकता, पर अब क्योंकि बड़े हो गए हो तो वो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा हमें। तो वो बचपन में सिखाया जाता था। आप एक्चुअल में 12th में जाके पढ़ोगे, और आपने सुना भी होगा मीम इसलिए बोला E = mc²। सुना है? आइंस्टाइन भाई साहब का ये बड़ा फेमस रिलेशन यही बताता है कि मास कांस्टेंट नहीं है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में, और वेलोसिटी के साथ बॉडी का मास चेंज होता है। वो भी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी आइंस्टाइन की। यस वेदांत, वेरी गुड, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मास चेंज हो सकता है, पर हमारे सिलेबस में नहीं होगा, तो चिंता मत करो, हम बॉडी के मास को कांस्टेंट ही रखेंगे। पढ़ेंगे जरूर, पर 12th में जाके आखिर आके। क्लियर अभी तक जितना करवाया? अब हम क्योंकि मोमेंटम पढ़ लिया है, तो अब कायदे से मोमेंटम पढ़ने के पीछे का रीजन क्या था? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को पढ़ना, क्योंकि सेकेंड लॉ पे मोमेंटम आता था। तो अब वो पढ़ते हैं। Newton's second law states that the rate of change of momentum, 9th स्टैंडर्ड याद करो, ये एक्सप्रेशन याद आएगा। Rate of change of momentum is directly proportional to applied force। येलो से चेंज कर देते पेन। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। एक बॉडी का जो मोमेंटम में चेंज आता है टाइम के साथ, वो किस पर डिपेंड करेगा? कि उस बॉडी पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम is along the direction of force applied. All the changes takes place in the direction of applied force. अब ये तो मैंने आपको एक्सप्रेशन जो लिखा है वो 9th स्टैंडर्ड वाला लिखा है। कुशल कहाँ खो गया? खो मत यार ऐसे। ठीक है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में अगर ये लिख दिया जाता तो आपके ऊपर एक बम गिर जाता। क्योंकि आपको 9th स्टैंडर्ड में डेल्टा और डी का डिफरेंस नहीं पता था, और जैसे ही वर्ड सुनते डिफरेंशिएशन वैसे ही आप छोड़ देते 9th से पढ़ना, क्योंकि 11th में ही भारी पड़ रहा है, तो 9th में पढ़ाना तो बहुत टफ था। इस वजह से आपको वहां पर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ लिखवा देते। पर अब आपको पता है कि जब ये टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू 0 हो जाए, तब आप डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ही चीज है दोनों। So this is the mathematical representation of Newton's second law. अब आपको लगेगा सर हमने तो ये पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ तो मा होता था, F = ma, तो हम वो डिराइव करके भी लेके आ सकते हैं। वेट करो, लाते हैं उसे भी। ये एक्सप्रेशन क्लियर है? क्योंकि अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट याद करना है तो याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लो। dp by dt को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी तक ये तो पता लग गया होगा कि जब वर्ड रेट यूज होता है तो हम क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर रहे होते हैं? टाइम से। तो यहाँ पे क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स।
अब क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के बारे में भी बताना जरूरी है। ऐसी चिटिंग नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया, डायरेक्शन के बारे में ना बताएं। तो डायरेक्शन वाली लाइन भी स्टेटमेंट के एंड में जोड़नी पड़ती है। तो Newton's second law states that the rate of change of linear momentum of an object is directly proportional to the applied force and all the changes takes place in the direction of applied force. Force के ही डायरेक्शन में देखिए, अगर मैं आपसे पूछता इस चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो जैसे आपने मुझे अभी बताया था सर P is equals to mv में वेलोसिटी का जो चेंज होगा वही मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही चेंज इन मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। तो मैं वापस से इसका स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड ऑल द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स के ही डायरेक्शन में सब चेंजेस होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अब आपको यह पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? dp बाय dt। जब प्रैक्टिकली इस चीज पे मतलब प्रैक्टिकल हुए गए तब ये k का वैल्यू हमेशा 1 मिलता था। तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि k का वैल्यू 1 रहेगा, जो उन्होंने बुक में बोला गया है कि जब प्रैक्टिकल इस चीज का प्रूफ किया जा रहा था तो k का वैल्यू हमेशा 1 मिला, तो k को हम 1 मानेंगे। तो f क्या हो गया? dp बाय dt। अब वी नो दैट कि मोमेंटम तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं f की यहां पे रख देता d बाय dt मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का मास नॉर्मल कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता, तो एज अ कांस्टेंट डिफरेंशिएशन को पसंद नहीं होगा वो, और वो उसे बाहर निकाल देगा। तो ये हो गया m dv by dt। Now we all know that what is rate of change of velocity? dv by dt, acceleration। तो यहां से अगला स्टेप क्या होगा? f is equals to ma। तो ये और ये एक ही चीज है। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा ये काम आता है, पर स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होता है, इसलिए स्टेटमेंट के लिए ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए ये। यस अनुराग? सर वो कांस्टेंट कैसा है सर, वो समझ में नहीं आना। मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। उन्होंने बुक में क्या दिया है, प्रैक्टिकली k का वैल्यू 1 निकल के आता है, उसके पीछे का मैथ्स नहीं दिया हुआ है, हमको मानने के लिए बोला गया है। तो डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से जब इक्वेट किया तब k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल दिया हमने। यस, जब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस तो f इज इक्वल टू दिस। इसके ऊपर जब प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, हमेशा मैथ्स नहीं होता, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं उसके पीछे, तो वो वाला पार्ट में उन्होंने बोला हमेशा k का वैल्यू 1 मिलता है। तो हमारी बुक में हमको बोला गया है, हायर फिजिक्स में कभी k का वैल्यू आपको निकालने को अलग से आए या बताए तो आप देख सकते हो वहां पे, उसका मैथ्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ये डेरिवेशन इसको डेरिवेशन नहीं बोलूंगा, ये एक छोटा सा मैथ से अगर पूछे तो आना चाहिए, बट अब क्योंकि आपके सिलेबस में जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया है, सीबीएसई ने, कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको पढ़ना तो है बट डायरेक्टली पूछे नहीं जाएंगे। मतलब आपको एग्जाम में इसकी थ्योरी वो नहीं पूछ सकते कि स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अब नहीं आएगा, पहले भी नहीं आता था। कोई टीचर 11th का इतना बेवकूफ नहीं होगा, आपको डायरेक्टली ये पूछेगा स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो वो बात अलग होगी कि पहले पूछा नहीं जाता था, अब पूछेंगे नहीं। एक ही बात है, पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इसको पढ़े बिना आप इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते आगे। तो f इज इक्वल टू m में ये तो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं बोलूंगा निकाल दे, इसको करे बिना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ नहीं बोलेंगे वो पूछने को, बट
न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको करे बिना आप कर ही नहीं सकते। मिहिर, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये एक फैक्ट था जो हमें मिला। अब इसके ऊपर से मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा थोड़ी देर में न्यूटन सेकंड लॉ पे, पर ये एक फैक्ट हमको पता लगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। वही लॉ बन गया, ठीक है। सो ये एक बेसिक मैथ था, याद रखिएगा। F इज इक्वल टू ma होता है, और वी नो दैट फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो अगर आपको कभी 1 न्यूटन को डिफाइन करने को बोला जाए तो बता देना कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो 1 kg का है और उस पर आपने फोर्स लगाया सच दैट उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो जो फोर्स आपने लगाया होगा वो फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन का। फ्लोरा सोनी, ये आपका एक्चुअल नाम है कि बस फ्लोरोसेंट से फ्लोरा ऐसे रख दिया है? मैंने पहली बार सुना, अभी न्यू हो आप। जिस किसी को ये आइडिया नहीं हो और किसी को डाउट है कि सर ये डेल्टा से डी कैसे हुआ, ये चैप्टर 3 से हुआ है, मैंने अभी कुछ नहीं किया। चैप्टर 3 में सिखाया गया था कि जब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के आगे ऐसा लिख दिया जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डीपी बाय डी टी में। याद है सबको? जब ये टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू 0 हो जाए तो ये बड़ा चेंज बहुत छोटे चेंज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को हम बोलते थे डिफरेंशिएशन, डीपी बाय डी टी। ओके केविन, अरे केविन ऐसे मत कर यार। एक जनरल मैसेज है सबके लिए, प्लीज अपने नाम ब्रांच के साथ ऐड हुआ करो, बिकॉज ऐसा कोई नाम आया मीटिंग में मुझे कि यार ये तो सुना हुआ नहीं, तो मैं ऐड ही नहीं करता, भले ही आप खुद हो, मुझे कैसे पता लगेगा आप हो। तो नाम चेंज करके मत एंट्री लिया करो। एक बार आपको एंट्री देते वक्त वो पूछता है नाम आपका क्या रखना है। अरे शनोफी, टाइम 0 थोड़ी ना होता है, अप्रोचिंग टू 0 होता है, याद कर। वो ऐसा कर, वो चैप्टर 3 के 3.1 के वीडियोस आके देखना, वहां पे ये पता लग जाएगा ये अप्रोचिंग टू 0 का क्या मतलब है। 3.1 में मैंने बताया, अभी बताने लगूंगा तो 2 लेक्चर निकल जाएंगे इसके लिए। वो वीडियो देखना एक बार, फिर भी ना आए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना। अब मैं आप सभी को टास्क दे रहा हूं पॉइंट नंबर 6 पढ़ने का। 6 पॉइंट सभी पढ़ो, एक एक लाइन, फिर मैं डिस्कस करूंगा, और कोई डाउट है तो आप पूछना। बहुत बेसिक चीजें दी हुई है, मुझे नहीं लगता कि 1-2 पॉइंट से ज्यादा मेरे कोई डिस्कस करने वाले हैं उसमें, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अच्छे से रीड करो। चलिए, अब आपने पढ़ लिए होंगे तो मैं अपनी साइड से ही पहले ये 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूं लास्ट के। थर्ड लास्ट पॉइंट जो आपको दिखेगा उसमें आपको एक बोला गया है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। हर जगह आपको फोर्स न्यूटन नहीं दिखेगा, कहीं कहीं वो बोल देते हैं 5 kg वेट, ये भी एक फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, या 5 kgf। अब पॉइंट ये है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो इसे। अगर आपकी मम्मी को आपको ये बताना है कि ये वाली टेबल, पर्टिकुलर टेबल के बारे में आप उनको बता रहे हो कि ये बड़ी नाजुक है, ये टूट सकती है अगर आपने थोड़ा सा भी इस पे वेट रखा, तो एक तरीका आपके बताने का होता, मम्मी अगर आपने 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा दिया ना, ये टूट जाएगी। पहली बात तो अगर मम्मी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हुई तो पड़ेगा लाफा, बिकॉज उनको नहीं पता है न्यूटन क्या है, या न्यूटन नाम भी पता हो तो यही नहीं पता है कि मेजर कैसे करूं, क्योंकि आपने जब 100 न्यूटन का उनको बताया फोर्स, वो पता कैसे लगाए कि कब 100 न्यूटन होगा, उन्हें थोड़ी ना पता है। बट अगर आप ये बोल देते कि मम्मी
10 किलो वेट से ज्यादा इस पे मत लिखना, 10 kg वेट से ज्यादा इस पर लोड मत देना, अदरवाइज ये टूट जाएगी। तो वो समझ जाती कि जो चीज मैं रखने वाली हूँ वो 10 किलो से ज्यादा है या 10 किलो से कम। कम है तो रख देती हूँ, ज्यादा है तो मेरे होनहार बच्चे ने बताया था टूट जाएगी, तो वो रखेगी नहीं। तो बेसिकली ये केजी वेट एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है फोर्स का। अब जब मैं बोल रहा हूं कि टेबल के ऊपर 5 kg वेट से ज्यादा वेट मत रखना, तो आपने अपने फोर्स को उनको किस टर्म्स में बताया? किलोग्राम्स के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, कि 5 किलो से ज्यादा मत रखना अदरवाइज टूट जाएगी। बट अगर आपको कन्वर्ट करना हो कि न्यूटन में ये कितना होगा, तो हमेशा इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5 into 9.8, क्योंकि फोर्स लगा कितना रहती, वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा कितना रहा होगा टेबल पे, mg। बट आपने mg के टर्म्स में नहीं बताया, आपने बताया कि अगर आप 10 kg वेट से ज्यादा वेट इस पे रख दिया वो टूट जाएगी। तो बात समझ में भी आ गई और गलत भी नहीं हुआ। बट अगर 100 न्यूटन बोलते तो समझ में ही नहीं आती। 100 न्यूटन से ये आइडेंटिफाई करना टफ है कि जो ऑब्जेक्ट में रखने वाली हूं वो ऑब्जेक्ट 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, कम लगा रहा होगा या ज्यादा लगा रहा होगा। तो जब भी 5 kg वेट लिखा मिले तो ये एक ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है जिसको हम प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं, और इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर ये आए या ये आए, एक ही बात होती है। ले सकते हैं अप्रॉक्स, मतलब आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि 9.8 मैं बता रहा हूं 9.8 से अपने अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। बट मेन फंडा तो समझ गए ना कि अगर क्वेश्चन में फोर्स आपको केजी वेट में दिखे तो 5 मत ले लेना उसे। आपको क्वेश्चन में अभी तक पता लग गया होगा सबको किस में कन्वर्ट करना होता है, SI में, और SI में कन्वर्ट करने के लिए 5 into 9.8 करना जरूरी है। बट प्रैक्टिकली किसी को समझाना हो तो फिर ये इजी होता है कि 5 किलो वेट से ज्यादा मत रखना, 10 किलो वेट से ज्यादा मत रखना। तो ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है ग्रेविटेशन। इज दैट क्लियर? बोलिए मीर। सर मुझे उसके ऊपर वाले मतलब स्टेटमेंट में पता नहीं चला, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो कैसे होगा सर? टॉम एंड जेरी देखा है? टॉम एंड जेरी में देखता है किसी को लाफा पड़ता है, किसी के ऊपर से बुलडोजर निकल जाता है, उसमें मरने का कंसेप्ट नहीं है। वो कंसेप्ट उनके डिक्शनरी से बाहर है। या वो चपटा हो जाएगा, वो प्रेस गिरी तो प्रेस शेप का बन जाएगा, अगर उसने वाटरमेलन खा लिया तो खुद गोल बन जाएगा। मतलब क्या है, फोर्स लगने से शेप चेंज होता है, वो यही समझाना चाहते हैं और कुछ नहीं समझा रहे थे बच्चों को। अपने हाथ में स्पंज को लेना और प्रेस कर देना। स्पंज पे फोर्स लगाया तूने, स्पंज छोटा हो गया। यस सर। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हो गया। पर सर सॉलिड शेप का तो नहीं होगा ना? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, नेकेड आई से नहीं दिखेगा। पर हर चीज रिजिड कितनी हो 100% रिजिड नहीं होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कंप्रेस हो ही रही होती है, उसके एटम्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्रेस हो ही रहे होते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 7 में जाके हम बताएंगे आपको। ओके सर। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं बोला है कि हर बार फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज ही होगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कर सकती। फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज होता है, वो मे भी कभी आप देख पाओगे कभी नहीं देख पाओगे, ऐसा है। तो हर वक्त लगाया हुआ फोर्स चेंज करे शेप, वो कोई जरूरी नहीं है। रिजिड है ऑब्जेक्ट यार, उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। क्लियर है? ऑलराइट। अनुराग को क्या डाउट था? सर फर्स्ट लाइन में लिखा है इट इज डिफाइंड एज एन एजेंसी, तो सर एजेंसी का मतलब क्या है यहाँ? कुछ नहीं, LIC। पुश और पुल, और कुछ नहीं है। एजेंसी मतलब ऐसे कहने का तरीका होता है, इट इज एन एजेंसी। पुश और पुल वो एजेंसी, और कुछ नहीं। और सर कोई नहीं पूछेगा डिफाइन फोर्स। हाँ बोल सर। फोर्स कैन चेंज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा पूछ रहा हूँ सर, हो सकता है? नहीं होता है। ओके। और सर एब्सोल्यूट यूनिट से क्या रेफर करता है? कहाँ पर एब्सोल्यूट ना? हाँ। ये जो मैंने बताई दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट। ओके। और जो न्यूटन और डाइन होती थी वो उसकी एब्सोल्यूट यूनिट होती है।
मीन्स ऐसा यूनिट। हाँ ऐसा यूनिट। ओके थैंक यू। ओके चलिए अब चलते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पर। ये पॉइंट्स जितने समझने में इजी होते हैं उतना इनका इंपॉर्टेंस बहुत है जब आप चीजें आगे जाके करोगे, तो इसको हल्के में मत लेना। चलिए कौन पढ़ सकता है? वैष्णवी। वैष्णवी सेकंड लास्ट पॉइंट रीड करोगे आप? यार उसके लिए अनम्यूट तो करना पड़ेगा यार, खुद से पढ़ रीड करोगे कैसे चलेगा, सुनाई नहीं देगा मुझे। प्रणाली। ऐसे वीडियो ऑन करके भाग तो नहीं जाते हो स्कूल की तरह? जब मैं किसी को भी पूछूंगा और मुझे जवाब तो चाहिए, नहीं होने का मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो, और दूसरा मतलब कॉल आएगा। यस सर। हाँ देखो जवाब आया प्रणाली का आया। हाँ प्रणाली प्लीज सेकंड लास्ट पॉइंट रीड कर दो ना। यस सर, आई फॉरगॉट द पेज नंबर। प्रणाली पक्का यहीं पे थी तू? यस सर। मैंने आगे के 4 पॉइंट 5 पॉइंट रीड करने को बोले थे, तब पेज नंबर कहाँ था यार? मैं सबके लिए जनरल मैसेज है, प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं। आप वीडियो ऑफ रख के बैठे हो वो चल जाएगा, बट जहां मैंने पूछ लिया और आपका जवाब नहीं आया, देखो हमको आइडिया लग जाता है। हमने आज से तो पढ़ा नहीं रहे कि क्या करते हो आप भी, जैसे स्टूडेंट हमको बताते सर हम स्कूल में क्या करते हैं, तो वो चीज आप यहाँ ना करो, वो हमको आइडिया रहता है। ठीक है प्रणाली, पेज नंबर 125 की बात हो रही है, सेकंड लास्ट पॉइंट। Yes, sum of all the forces acting among the particles of the body is known as net internal force. The net internal force of the body is always zero and thus does not affect the state of the body. So if net external force is non-zero, then that will not only affect the state of the body. ओके प्रणाली को क्या समझ आया इस पॉइंट से? Particles of the body is known as चल प्रणाली में हेल्प करता हूं। सबने केमिस्ट्री में लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ रखा है कि हर ऑब्जेक्ट एटम्स मॉलिक्यूल्स इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है? और ये मॉलिक्यूल्स एटम्स एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे होते हैं, या अट्रैक्शन या रिपल्शन पर फोर्स लग रहा होता है। अब न्यूटन ने तो हमें यह सिखाया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना ही चाहिए। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा हर एक केस में। अब साले इस पूरे चार्जर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने एटम्स है, अगर ये सब एक दूसरे पे फोर्स लगा ही रहे हैं तो ये चार्जर खुद से मूव क्यों नहीं कर रहा है? आपकी स्टडी टेबल पे आपके नोट्स खुद से मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये मार्कर खुद से मूव नहीं कर रहा है? इनके अंदर तो बहुत सारा फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन और रिपल्शन का। स्टिल क्या न्यूटन ने कुछ गलत बताया हमें? न्यूटन तो बोलता है फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे इनके मॉलिक्यूल हमको कई तो गलत बताया है, या तो फोर्स लगता ही नहीं है, केमिस्ट्री में गलत बताया गया था लोअर स्टैंडर्ड में, और फोर्स लगता है तो साला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, खुद से क्यों नहीं हिल रहे? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। अकॉर्डिंग टू आवर लोअर क्लास की स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री, हर ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से, अब 11th स्टैंडर्ड में आ चुके आपको बताया जाता है हर ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से एटम से मिलके बना हुआ है, और ये एक दूसरे पे कंटिन्यूअसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रहे होते हैं। तो साला फोर्स है तो एक्सेलरेशन का आ गया। क्यों ये सब
मूव नहीं कर रहे, जहां पर है वहीं पे बैठे हुए हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है किसको गलत ठहरवाना चाहोगे? स्टूडेंट इसमें परफेक्ट होते हैं, नोट्स गलत, टीचर गलत, बुक्स गलत, कुछ कोई तो गलत होगा ही होगा, या कुछ हम मिस कर रहे हैं? सोचो। चलिए पूछते हैं किसी से पीछे। नुपुर जोशी। यस सर। नुपुर को क्वेश्चन समझ में आया मेरा? हाँ सर। सो नुपुर क्या लगता है क्यों इतने सारा इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बहुत सारा है, सारा इतना होने के बावजूद ये अपनी जगह से इतना सा भी नहीं हिल रहा है? सर मे बी वो जो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे अंदर, और फिर नेक्स्ट फोर्स 0 हो जाएगा। वाह नुपुर, वेरी गुड। देखिए अभी मैंने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था। अगर इसी पेन पर मैं इधर से 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता तो फोर्स तो प्रेजेंट है, पर नेट फोर्स कितना है? 0। एक्चुअली हर ऑब्जेक्ट के अंदर यही हो रहा होता है, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा है, पर जब उनका वेक्टर सम हम करते हैं नेट फोर्स जो हमें मिलता है वो 0 मिलता है। हर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। यही रीजन है कि ये खुद से नहीं हिलते। मतलब एक बॉडी का जो इंटरनल फोर्स होता है वो हमेशा क्या होगा? 0। तो फोर्स एक्चुअली जब नेट फोर्स की बात की जाती है तो वो नेट फोर्सेस दो फोर्सेस से मिलकर बनती है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। एफ नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? इंटरनल फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस। बट अभी हमने सीखा एक बॉडी का इंटरनल फोर्स तो हमेशा कैसा होगा? 0। हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल वाला फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। तो मतलब जो नेट फोर्स किसी बॉडी पे लग रही होगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस पर। क्लियर है? तो अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाता तो ही ये मूव करता, इंटरनल फोर्सेस मूव नहीं करवा सकती खुद से। इज दैट क्लियर? यही वो बताना चाह रहे हैं आपको सेकंड लास्ट पॉइंट में। एंड लास्ट पॉइंट किसी और से रीड करवाते हैं, ढूंढते हैं ऑफ कैमरा वाला बंदा। अली ने शुरू में तो ऑन रखता था, अली फिर बंद रखने लग गया। अली। हाँ सर। अली लास्ट पॉइंट। हाँ हर क्लास में मैं चेक तो करता रहूंगा कि लोग ऑन करके भाग तो नहीं गए। हाँ the acceleration of the body depends upon the force acting currently on the body. It does not depend upon the previous forces acted on the body. बड़ा इजी है ना अली? Yeah. पता नहीं सर। नहीं क्या इजी तो है, स्टेटमेंट वाइज तो टफ नहीं है। क्या हाँ। दिया वो? मृणाल वेट कर। समझाओ नहीं सर। नहीं समझा ना, मैंने मृणाल हैंड रेज कर रहा था, मैंने उसको बोला कि अली बोल रहा है। ओह सॉरी सॉरी। तो सर ऐसा दिया है कि मतलब जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो जो करंट फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रीवियस फोर्स है उस पर नहीं करता। इजी सा, वही मैं बोल रहा था। देख पर सर मतलब कुछ पता नहीं चला था ऐसा लाइन का मतलब पता चला पर क्या समझाना चाह रहा है वो पता नहीं चला। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कर कि मैं अभी इस चार्जर पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, बट थोड़ी ही देर बाद मैंने इसको 5 न्यूटन से चेंज करके कर दिया 10 न्यूटन। तो जब मेरा 5 न्यूटन का कुछ फोर्स था तब इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। बट जैसे ही मैंने मेरे 5 न्यूटन के फोर्स को चेंज करके 10 न्यूटन कर दिया तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो जाएगा। तो उस वक्त जो फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है वही डिसाइड करेगा कि उस वक्त का एक्सेलरेशन क्या है। जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जब पहले वाला एक्सेलरेशन है वही लग रहा है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। इसके बाद वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। ये जो पॉइंट है ना ये सब बहुत लाइटली ले लेते हैं, अरे सर समझ में आ गया इसमें क्या, पर जब इसमें आता है तब समझ नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8।
give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kg. एक स्टोन है जिसका मास कितना दिया है 0.1 kg, उस पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये आपको बताना है अलग अलग केसेस में. केस नंबर 1, just after it is dropped from the window of a stationary train. एक स्टेशनरी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, उस वक्त उसमें से एक स्टोन को ड्रॉप किया. बताओ उस पे फोर्स, यस भीष्म, फोर्स और का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? सर जब ये स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो उसमें नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg. यस. तो 0.1 into 10 तो 1 न्यूटन डाउनवर्ड. तो मैग्नीट्यूड तो पता लग गया 1 न्यूटन एंड डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड. वर्टिकली डाउनवर्ड, बिकॉज ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. आप कैसा भी फेंको, याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ऑब्जेक्ट को ऐसा भी फेंका करते थे तो भी फोर्स तो उस पर हर वक्त ग्रेविटी का ऐसा ही लग रहा होता. तो आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हो, कैसा भी फेंको, ग्रेविटी बायस नहीं है. ग्रेविटी अपना फोर्स सभी पर नीचे की तरफ लगा रही होगी. अब अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो ये फोर्स 1 न्यूटन आ जाता है. डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसीडर करोगे तो ये -1 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि आपने उस पर जी नेगेटिव ले लोगे. पर अभी यार मैं बोलूंगा पॉजिटिव ही कंसीडर करो इस चैप्टर में, क्योंकि आप नेगेटिव से और कंफ्यूज हो जाओगे. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो जी पॉजिटिव, तो आपका फोर्स भी पॉजिटिव. क्लियर यहां पर? इजी है. तो चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब एक ट्रेन 10 मीटर्स पर सेकेंड या 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ऐसी चलती ट्रेन में से एक पत्थर को फेंका गया है. अब बताओ इस पे फोर्स और का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? यस मृणाल. सर पक्का तो नहीं कह सकता, पर सर इसमें रिजल्टेंट देना पड़ेगा. नहीं सर, क्योंकि एक डायरेक्शन आगे की साइड जा रही है, दूसरी डायरेक्शन नीचे की साइड भी है. तो बट एक बार तूने तेरे हाथ से वो पत्थर फेंक दिया, उसके बाद उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही ग्रेविटी. तो बेसिकली देखो, सबसे पहले तो यस इट विल रिमेन सेम मार्क्स, कोई चेंज नहीं होने वाला है. भले ही ट्रेन चल रही थी या ट्रेन रुकी हुई थी, जब आपने उस पत्थर को फेंका, फेंकने के बाद सिर्फ एक फोर्स लग रहा है विच इज ग्रेविटी. तो सेम आंसर ही आएगा 1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड. थर्ड पार्ट, just after it is dropped from the window of train which is accelerating with 1 meter per second square. अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला? ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है, बताओ अब उस पे फोर्स क्या लगेगा? पर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो, मतलब एक बार आपने उस एक्सेलरेटेड ट्रेन से उस स्टोन को फेंक दिया, जैसे ही आपने छोड़ने के बाद फोर्स एक ही लगेगा और वो होगा ग्रेविटी. बट आंसर उसमें रॉन्ग दिया है, तो प्लीज चेंज कर लेना. आंसर वहां 0.1 दिया है, एक्चुअली 1 है. नहीं, उल्टा बोल रहा हूं. अब क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं सही है, 0.1 न्यूटन दिया, उसको 1 न्यूटन कर लो वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि mg है, मास अभी भी 0.1 है, ग्रेविटी 10. अब इस एग्जाम्पल से वो समझो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ट्रेन पर होता तो ट्रेन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है तो स्टोन का भी एक्सेलरेशन वही होता, क्योंकि वो तो ट्रेन के ऊपर रखा हुआ है. तो उस पर फोर्स कितना लगता? मास इंटू एक्सेलरेशन, 0.1 इंटू 1. समझ में आया? बट एक बार आपने उसे ट्रेन से फेंक दिया,
तो फेंकने के बाद उस पर फोर्स ट्रेन नहीं लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है। तो अगर ग्रेविटी लगा रही है तो उस वक्त का फोर्स ग्रेविटी का होगा। पुराना एक्सेलरेशन क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त उस सिचुएशन में कितना एक्सेलरेशन है वो देखना है। पुराना पास्ट में क्या था, 5 साल पहले, 2 दिन पहले, 2 सेकंड पहले, उसका एक्सेल डजंट मैटर। उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जो होगा वही फोर्स बताएगा। ये वो पॉइंट समझाना चाह रहा है। क्लियर है? बोल अनुराग। सर आप सेकंड केस फिर से समझा सकते हो? कौन सा सेकंड? वो जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ ट्रेन, नहीं सॉरी, हाँ, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और 10 मीटर पर सेकंड। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। उन्होंने सब केस में एक चीज बोली है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड। एक अगर ट्रेन एक्सेलरेट करे, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चले मतलब एक्सेलरेशन 0, या ट्रेन रेस्ट पे रहे, तीनों केस में जब आपने पत्थर को अपने हाथ से छोड़ा, छोड़ने के बाद ट्रेन जब तक हाथ में पकड़ रखा था तब तक ट्रेन का एक्सेलरेशन ही उस स्टोन का एक्सेलरेशन था। पर जैसे ही छोड़ा, छोड़ने के बाद ट्रेन और उसका रिलेशनशिप टूट चुका है। अच्छा, तो सर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशन के एक्सेलरेशन को रेफर करता है ना? हाँ। अच्छा, ओके सर, तो समझ में। छोड़ने के बाद तो जी लग रहा है ना उसके ऊपर एक्सेलरेशन, तो हर केस में आंसर 1 न्यूटन ही आना है। ये क्या तो समझाना चाह रहे हैं? हाँ, कि पुराना एक्सेलरेशन उसका जो भी था उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे करंट फोर्स पूछा है तो करंट एक्सेलरेशन देखो उस पर कितना लग रहा है। ट्रेन से छोड़ने के बाद करंटली उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमेशा डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स होगा 1 न्यूटन। पर सर हमारे से तो वो स्लांटिंग में जाता है ना, अगर कोई। हमने उसके डायरेक्शन उसकी बात थोड़ी ना करी है, हम तो फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पे जो लगेगा वही उसका डायरेक्शन होगा। मतलब अच्छा, जो फोर्स अगर सर आप अटक गए। क्लियर है? सर आपने पिछले 10 सेकंड में जो बोला वो कुछ समझ में मैंने नहीं कुछ आया नहीं सर। बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। एक्चुअली टाइम हो गया है तो मुझे फोन आ गया था, तो सो मैं भी अभी इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके अभी बैक टू बैक क्लासेस होंगे। ये सभी पॉइंट्स प्लीज पढ़ के रखना। अगली ओके क्लास सर। में इम्पल्स और न्यूटन सेकंड लॉ के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है? ओके, ऑलराइट। मॉक्स जो भी Thank you, डाउट हो sir. मुझे पर्सनल में भेज देना। अभी मेरे को मीटिंग एंड करनी पड़ेगी कि बैक टू बैक इसके बाद एक और मीटिंग है। थैंक यू ऑलराइट, सर। बाय बाय एवरीवन, थैंक अंटिल यू। नेक्स्ट टाइम।